बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। होप सो सब खैरियत से होंगे और सर्दी एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश 201 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। 110% करेक्ट सोल्यूशन एंड इजी वे में आपके साथ शेयर करने लगा हूं। आप इजीली इसमें से जो टोटल मार्क्स हैं वो ले सकते हो अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को और मेरी इस सोल्यूशन को फॉलो करते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमने जो अपनी असाइनमेंट अपलोड करनी ना वो आपकी MS फॉर्मेट में होनी चाहिए, MS वर्ड की फ़ाइल होनी चाहिए। जो आप फाइल डाउनलोड करते हो ना LMS से, उसको ही चेंज नहीं करनी, उसमें अपना कुछ लिखना है और अपलोड कर देना और जूम करना है उसको 100 पर। वो ऑलरेडी 100 पर ही जूम होगी। अगर आपने उसके जूम में कुछ छेड़ा तो फिर आप उसको सेट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ 100 पर रहने दीजिएगा। और आपने कॉपी नहीं करना। और जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपको पता है कि 12 होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। बेसिकली इस पूरी असाइनमेंट के अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इजीली आपके 10/10 मार्क्स आ सकते हैं। गौर से सुनिएगा। ये क्वेश्चन हमारा है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से। इसमें उन्होंने पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हाइल कीपिंग इन माइंड द वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड आउटलाइनिंग इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। हमने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं जो हमारे पास स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं, और उसमें हमने अपने माइंड में ये रखना है कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स को आउटलाइन और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये वेज बताए गए हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के। मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर है, कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये आपको बता दूं कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और 5 हमारे पास इसमें MCQs दिए गए हैं। हर MCQs की जो वैल्यू है वो है 2 मार्क्स की, ठीक है। 2 मार्क्स हैं एक MCQs के, तो गौर से सुन लीजिएगा, मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो MCQs है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है। हाउ वुड यू ऑर्गेनाइज अ रिपोर्ट रिव्यूइंग 5 प्रोडक्ट लाइन्स बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दे जनरेट। कि आप किस तरह से एक रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो जिसमें 5 प्रोडक्ट लाइन बेस्ड करती हो ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अमाउंट, ठीक है। जिसमें क्या हो कि ऑर्डर की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही हो जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अभी मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में। हम चलते हैं अपने हैंड आउट्स में और आपको यहाँ पे एक आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिपोर्ट के नीचे एक आपको नज़र आता है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स का, ठीक है। और इसमें आपको सबसे पहले नंबर पे शो होगा, if you are reviewing 5 product lines you might organize your study in the increasing order of the amount of revenue they generate। तो बेसिकली जब भी आप 5 प्रोडक्ट्स को स्टडी कर रहे हो या रिव्यू कर रहे हो तो उसको आपने इस तरह से रिव्यू करना है कि जैसे उसकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है और उसका जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमारे पास जो अभी हमने उधर देखा है, यहाँ पे क्या है, ये इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो अगर हम इधर हमें हमारे MCQs के अंदर देखें तो इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस का हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि ऐसी चीज़ जिसमें हम 5 प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हो तो उसकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज करती जाती है उसके जैसे जैसे वो रेवेन्यू जनरेट करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका बिल्कुल 110% राइट है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको आगे भी हैंड आउट से ही समझाने लगा हूँ सारे। उसके बाद है, व्हाट ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल वुड बी सुइटेबल फॉर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इन अ रिपोर्ट अबाउट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में आप रिपोर्ट लिख लो, लेकिन उसके बारे में आपने पूरी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, प्रेजेंट करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी। तो हम अगेन अपने चलते हैं उस पर, यहाँ पे हैंडआउट्स पे, और यहाँ पे आपको जो सेकंड ऑर्डर है हमारे पास, ठीक है, इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि इफ़ वी आर स्टडी अ प्रोसेस प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हम एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लाइक हम ये बोलेंगे कि यार पहले हमने, जो आप ऐसा कह सकते हो, जैसे हम कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं सुबह उठा, फिर मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, ठीक है, फिर मैंने ये किया वो किया। यानी कि आप एक स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की। इसी तरह आप किसी प्रोसेस के बारे में दोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंशली बोलते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या है, सिक्वेंशली, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बेसिकली सिक्वेंशली जो लफ्ज़ है ना, ये खुद भी जाहिर करता है कि एक तरतीब से चलना, स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्विज है, कुछ इस तरह से है कि व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग अ चेन ऑफ इवेंट्स व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल मेथड शुड बी अप्लाइड टू प्रेजेंट द बॉडी स्टडी अकॉर्डिंग टू द इवेंट दैट हैपेंस फर्स्ट।
देखें बेसिकली जब भी आप चेन्स ऑफ इवेंट्स इन्वेस्टिगेट करते हो, इवेंट्स का यहाँ पे क्या मतलब है, चेन ऑफ इवेंट्स का मतलब ये है कि आज 12 आप, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो है ना वो एक जो पीरियड है कॉलेज के अंदर वो 9:30 स्टार्ट हो रहा है, दूसरा 11:30 स्टार्ट हो रहा है, तीसरा जो है ना वो 12 स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से आपके क्या है पीरियड्स हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं इवेंट्स की शक्ल में, आप कह सकते हो। इवेंट्स बेसिकली क्या है, टाइम है कि एक एक टाइम का वक्फा है, एक ख़ास टाइम है जिसमें वो चीज़ हैपन होने वाली है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल बेसिकली होती है, जैसे अगर हम अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री स्टार्ट कर दें तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, 1956 में पहला आइन लगा, 1962 में दूसरा आइन लगा, 1973 में तीसरा आइन लगा। इस तरह से ये होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के एक टाइम के लिहाज से, ठीक है, बिल्कुल टाइम में, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि कभी ऊपर चले गए कभी नीचे चले गए। अब इसको हम हैंडआउट्स के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल सेक्शन के अंदर चलें यहाँ पे कि व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग अ चेन ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग द स्टडी अकॉर्डिंग टू द इवेंट दैट हैपन्स फर्स्ट। तो ये मैं आपको बताया है कि जब आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे किसी भी चीज़ को इवेंट्स की शक्ल में, तो आप क्या करोगे, जो सबसे पहले हैपन होना है उसको हम पहले रखेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल राइट है आपके ये मार्क्स तो बिल्कुल 100% श्योर है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है कि इन अ रिपोर्ट स्टडिंग अ फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक बिल्डिंग और मशीनरी हाउ शुड दी इंफॉर्मेशन बी ऑर्गेनाइज्ड। अभी देखें आप एक रिपोर्ट बना रहे हो और आप उसमें हड़प्पा जो है वो बिल्डिंग है, ओल्ड कदीम का है, वो पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में आप कुछ भी लिख रहे हो, उसके बारे में या किसी भी मशीनरी के बारे में आप कुछ भी जो है ना वो स्टडी कर रहे हो, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। तो जनाब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप जियोग्राफिकली ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, जियोग्राफिकली। अब ये क्यों जियोग्राफिकली ऑर्गेनाइज करेंगे, देखें जियोग्राफिकली बेसिकली ये होता है कि यानी कि जो पीछे चले जाए हम, अगर कि 1000 साल जब था तो तब क्या था, एक 1500 में क्या हुआ, 2000 साल में क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ, यानी कि उस पूरी चीज़ के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़े, ठीक है। तो वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब ये आता है जियोग्राफी के अंदर, हम इसको मज़ीद जो है ना अपने हैंड आउट से कंफर्म कर लेते हैं। जियोग्राफी के अंदर अगर हम चले जाएँ, यहाँ पे देखें बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास था ना, मैं आपको बताऊँ 2 चीज़ें थी जो मैं लेके चला हूँ। मैं इसमें कंफ्यूज था लेकिन इसके ना वो ऑप्शन ही नहीं दिए हुए। आपने गौर से सुना, अगर हम ऊपर जैसे पीछे हमने क्या पढ़ रहे थे, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे जिसमें हमारी आ जाती है स्टडी, यानी कि कोई बिल्डिंग आ जाती है, ठीक है, या कुछ इस तरह की चीज़। उसमें हम अगर उसको स्टडी कर रहे हो तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम कैसे लिखते हैं, स्पेशली लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, स्पेशली लिखते हैं। लेकिन अगर आप हमारे पास इधर आके जो है ना हमारे जो ऑप्शंस है उनमें देखो तो स्पेशली का जो ऑप्शन है ना वो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पेशली का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ पे स्पेशली अगर होता ना तो उसको ही हम कंसिडर करते कि वो राइट है, लेकिन स्पेशली का ऑप्शन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम जाएंगे अपने हैंडआउट्स में और जो जियोग्राफिकली का है उसको देखेंगे कि वहाँ पे क्या है। इफ़ अ लोकेशन इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर योर स्टडी जियोग्राफिकली। अब यहाँ पे लोकेशन का मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक बिल्डिंग। बिल्डिंग का मैं सिंपल आपको एग्जांपल दे रहा था कि हड़प्पा जो है ओल्ड एक कदीम, वो आप कह सकते हो कि साइंस वहाँ पे तजर्बात कर रही है कदीम ज़माने से, ठीक है। तो वो क्या है, एक बिल्डिंग है, हम उसके एस्पेक्ट सबको देखेंगे और इसको ऑर्डर किसके करेंगे, जियोग्राफिकली। बेसिकली यहाँ पे स्पेशली आना था, अगर वो ऑप्शंस में होता तो वो नहीं है। इसी तरह जो सेकंड ऑर्डर है इसमें भी उन्होंने एक गलती की हुई है कि इफ़ द लोकेशन इज़ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ योर स्टडी व्हाट ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल शुड यू यूज़। यहाँ पे देखें, इफ़ लोकेशन इज़ योर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ योर स्टडी, तो आप क्या चूज़ करोगे। तो यहाँ पे आना था जियोग्राफिकली, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सेम बता देता हूँ, दिखा देता हूँ हैंड आउट्स के अंदर ये सेम स्टेटमेंट्स आपको इस यहाँ पे मिलती है कि इफ़ लोकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर योर स्टडी जियोग्राफिकली। अब आपने लोगों ने करना क्या है, ये जो 2 क्वेश्चन है ना एंड वाले, इनका बड़ा ही इशू है। तो अगर मैं आपको लोगों को सही बताऊं, ठीक है, तो आप लोगों ने इन चारों के बजाय आपने इसका जो है ना वो स्पेशली लगाना है, ठीक है। स्पेशली का आपको पता है कि क्या है, मैं यहाँ पे ये ऊपर
है, इसको कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। और स्पेशली क्यों लगाना है, आपने साथ में वजह लिख देनी है कि सर ये जो इसका जो सही आंसर है ना वो स्पेशली आता है, आपने वो यहाँ पे उसका ऑप्शन ही नहीं दिया। और आप लोगों के सामने है, कोई मैं खुद से नहीं बना रहा, मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। अगर हम इसको देख लें, ठीक है, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट पढ़ लो पहले आप कि इफ़ द लोकेशन इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ योर स्टडी व्हाट ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल शुड यू यूज़। अगर लोकेशन हमारा स्टडी का सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट होगा तो हम कौन सी ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, तो हम जियोग्राफिकली यूज़ करेंगे। हम इधर चले जाते हैं, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर हैंडआउट्स में चले जाते हैं और ये देखें जो मैंने हाईलाइट किया वो था, अगेन करके दे देता हूँ जनाब कि इफ़ द लोकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर योर स्टडी जियोग्राफिकली। जियोग्राफी है यार, है जियोग्राफी आता, ठीक है। टीचर ने समझ नहीं आया उसको, ये ना असल में ना इसके आंसर ऊपर नीचे कर गया या क्या सीन है, तो इसका जो आपने लगाना है ना वो जियोग्राफिक ही लगाना है इसका, ठीक है। क्या लगाना है, जियोग्राफिक ही लगाना है। होप सो आपको समझ आई होगी। 5 क्वेश्चंस हैं जिनमें 3 तो बिल्कुल ठीक हमने किए हैं, जो 2 एंड वाले थे उनमें वो ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं आपको बता दिया है कि कौन सा आपने लगाना है। अब आप पर डिपेंड करता है, मैं बल्कि ना दूसरे वैसे ही ख़त्म कर देता हूँ और सिर्फ वही रखते हैं जो हमें ज़रूरत के हैं, ठीक है। इसको मैं रख लेता हूँ नेक्स्ट के लिए। ये देखें इसने ना असल में इसमें जो इसके ऑप्शंस है ना वो आगे पीछे हो चुके हैं, ठीक है। दोनों के अगर आप सही से देखो ना तो ऑप्शंस आगे पीछे हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे जियोग्राफी लगा रहा हूँ। आपने अब इसको राइट कैसे करना है, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि आप इसको राइट कैसे करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये पहले क्वेश्चन का बता देता हूँ। आपने जो आप फाइल डाउनलोड करोगे ना उसमें आपको इस तरह के आंसर मिलेंगे। या तो आप क्या करना कि जो राइट आंसर है ना वो रख लेना, उसका फ़ायदा ये होगा कि जो 2 एंड वाले क्वेश्चन है ना उनका राइट आंसर भी आप रख लोगे, और जो फालतू के यहाँ पे ऑप्शंस है उनको आप बीच में से डिलीट कर देना, जैसे हम इसमें कर चुके हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 4 में और 5 में, ठीक है। बस इस तरह से आप कर लेना, बहुत ईजी हो जाएगा। और जो ये एंड वाले मैंने बताया ना ये आपने लाजमी करने, ये आपको अभी तक आई थिंक कोई नहीं बताएगा। ये करोगे आप तो आपके मार्क्स यहाँ से पक्के हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन 2 है बहुत ही सिंपल है, भागना नहीं है, बहुत सिंपल है। 10 मार्क्स इसमें से भी आपके आ सकते हैं इंशाल्लाह। गौर से सुनिएगा, हम करना क्या चाहते हैं, हम ये कहता है हमें कि राइट अ बिजनेस कंसल्टेंट एडवाइजिंग अ स्टार्टअप, ठीक है। एक स्टार्टअप कर रहा है बंदा, ठीक है, बिजनेस का। डिवेल्प अ कम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्रपोजल, ठीक है। बेसिकली वो बिजनेस प्रपोजल डिवेल्प कर रहा है, उसमें हाईलाइट कर रहा है की कंपोनेंट्स अपने बिजनेस के लिए और उनकी जो रिस्पेक्टिव इंपॉर्टेंस होगी अपने बिजनेस के अंदर। तो हमने क्या करना है, इस सुपर स्ट्रक्चर को, यानी कि जो हमारे पास प्रपोजल का ये सुपर स्ट्रक्चर इसने दिया है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रपोजल बनाना है अपने बिजनेस के लिए। आप इसको बिजनेस प्रपोजल का नाम भी दे सकते हो, जिसमें हम क्या करेंगे, बिजनेस का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, फिर उसकी ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि हम इसमें ये हासिल करने वाले हैं, फिर रिसोर्सेज बताएंगे, फिर उसका मेथड बताएंगे और फिर बजट बताएंगे कि जनाब हमारी जेब में इतने हैं, ठीक है। अब हम एक एक चीज़ को लेके चलेंगे, उसके बाद आपको इनकी इंपॉर्टेंस भी समझाऊंगा कि इंपॉर्टेंस कैसे लिखनी है। सबसे पहले आपने हेडिंग अगर देनी तो दे लें, हाँ कोशिश यही करें कि आप लिख दें कि बिज़नेस प्रपोजल फॉर स्टार्टअप, क्योंकि हम स्टार्टअप ले रहे हैं और उसके लिए हमने बिज़नेस प्रपोजल लिखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है इंट्रोडक्शन। बेसिकली नाम से जाहिर करता है, इंट्रोडक्शन क्या करता है, ओवरव्यू प्रोवाइड करता है हमें अपने बिज़नेस प्रपोजल के बारे में। एंड इट शुड इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिज़नेस आइडिया। ये इंक्लूड करके बैठा है कि बिज़नेस में ये हम करना चाहते हैं, यानी कि बेसिकली बताता है बिज़नेस के बारे में कि जनाब हम बिज़नेस करेंगे, ये करेंगे, और उसके जो एम्स हैं वो बताता है कि फ्यूचर में हम ये करेंगे, और उसकी जो रीडर्स अटेंशन है वो कैप्चर करती हो, इस तरह का इंगेजिंग हुक हमने बनाना है, ठीक है। दिस सेक्शन सर्व एज द इनिशियल पॉइंट कंटेक्ट एंड सेट्स द स्टेज फॉर द रेस्ट ऑफ प्रपोजल। ये बेसिक और इनिशियल स्टेप होता है, और इससे आगे वाले स्टेप जो होते हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट भी रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रपोजल के लिए इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि आपके माइंड में जो आपके बिजनेस के से ले के क्या क्या गोल्स हैं, अपने आपने क्या क्या गोल्स अपने डिफाइन किए हैं, उनको कैसे आपने हासिल करना है, ठीक है। ये क्या करता है, क्लियरली ऑब्जेक्टिव्स आर एसेंशियल फॉर अ स्टार्टअप बिजनेस प्रपोजल, यानी कि इससे आपको अपने बिजनेस के बारे में ये आइडिया हो जाता है बिजनेस प्रपोजल के बारे में कि
आप उसमें से किस तरह के ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हो, क्या क्या उससे चीज़ें लेना चाहते हो, यानी कि क्या हासिल कर सकोगे आप, ठीक है। आउटलाइन द स्पेसिफिक एंड मेजरेबल अचीवेबल रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। वही चीज़ है कि जो बिजनेस के गोल्स होंगे वो आपको बता देगा कि ये आप हासिल करना चाहते हो। एंड इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, इसमें शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, सच एज रेवेन्यू टारगेट कैसे करना है, कस्टमर की एक्विजिशन गोल्स हैं, मार्केट शेयर ऑब्जेक्टिव्स हैं और अदर कुछ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपने क्या करना है, आप इजीली इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है कि मैं जनाब बिज़नेस प्रपोजल के अंदर चेक करूँगा कि मेरे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उसके अलावा मैं रेवेन्यू के टारगेट करूँगा, उसके अलावा मैं मार्केट शेयर के ऑब्जेक्टिव जो है उनको देखूँगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद रिसोर्सेज, बेसिकली रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जो आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए आपको जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो रिसोर्सेज सेक्शन डिटेल्स द एसेट कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप दैट स्टार्टअप द पोजेस एंड इंटेंड्स टू इंक्वायर। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो डिटेल्स होती हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए और किस तरह से आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप में पोजेस करोगे और इंटेंड्स टू एक्वायर, ठीक है। एंड दिस इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज होती है आपकी इंटेलेक्चुअल यानी कि आपकी माइंड की जो पावर होती है वो होती है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो आप, फिजिकल एसेट्स होती हैं, ठीक है। एसेट्स, फिजिकल एसेट मतलब कि फिजिकल चीज़ें जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हो। तो फिजिकली रिसोर्स का मतलब यही है कि यार अगर आप एक फॉर एग्जांपल फ्रूट की रेडी भी लगा रहे हो ना, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, आपको रेडी रिक्वायर्ड है, आपको फ्रूट वो रिक्वायर्ड है, वो जो फिजिकली चीज़ें हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी ह्यूमन रिसोर्स, सारा कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद है हमारे पास कि इट एनी एग्जिबिटिंग रिलेशनशिप्स विद सप्लायर्स, इसमें आपके रिलेशनशिप्स भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपके जो सप्लायर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या कोलेबरेटर है उनके साथ जो आपके पहले से ताल्लुकात थे वो कैसे हैं, ठीक है, वो भी इसमें आते हैं, वो भी रिसोर्सेज हैं। क्योंकि आपको पता है रिसोर्स यहाँ पे पाकिस्तान में जैसे हम बोलते हैं कि सिफारिश के बगैर कुछ नहीं होता, तो सिफारिश क्या होती है, तल्लक बेस होती है, लोगों के तल्लक होते हैं और उनके बेस पे आपकी सिफारिश लगती है, उनके बेस पे आपकी नौकरी लग जाती है। तो ये होता है रिसोर्स जो आपकी नौकरी का सबब बना, अल्लाह करे ऐसी नौकरी का सबब ना बने कोई भी, ठीक है। उसके बाद दिस सेक्शन आउटलाइन द स्टेप बाय स्टेप अप्रोचेस दैट स्टार्टअप विल मेक टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो मेथड एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स, बेसिकली जो होता है ना मेथड और इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स, ठीक है, इसमें ये चीज़ होती है कि बेसिकली इसमें मेथड होता है कि आपने अपने बिज़नेस को इस तरह से लेके चलना है। फिर इसमें ये चीज़ होती है कि जनाब आप ये काम करोगे, एक प्लान बना लेते हो, स्ट्रेटजी बना लेते हो कि आप मैं बिज़नेस को इस तरह से लेके चलूँगा और फिर उस पर अमल करते हो, ठीक है। और इसमें क्या है, एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफरिंग, और इसमें आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हो कि आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में, जो जो आपकी वो प्रोडक्ट होती है और जो जो आपकी सर्विस होती है उसके बारे में आप डिटेल देते हो कि मैं इस तरह से अपने पूरे इस मार्केट एनालिसिस करके ना आप ये देखते हो कि मैं ना अपनी बिज़नेस को ये करूँगा, यानी कि इस तरह से चलाऊँगा और इस तरह से उसको ऑपरेट करूँगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मेथड और इम्प्लीमेंटेशन प्लान में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इट में इंक्लूडेड टाइम लाइन ऑफ प्रोडक्ट फॉर डेवलपमेंट एंड मार्केट एंट्री एंड स्केलिंग एफर्ट, यार इसमें सारा आ जाता है, ठीक है। बेसिकली आप अगर एक कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको पहले आप ये सोचोगे, यानी कि उसके लिए आप जो प्लान करके बैठे हो ना कि ये फ़लाँ चीज़ आप फ़लानी कंपनी से बनवाओगे, बनवाने के बाद उसको पैक करोगे, फिर उसको कस्टमर के घर भिजवाओगे, ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो ये एक आपका प्लान है, ठीक है, एक आपका मेथड है। उसके बाद उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं और मार्केटिंग कंपटीशन है, वो सारा चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। उसके बाद जो एंड वाला हमारे पास इंफॉर्मेशनल यहाँ पे है वो है क्या, बजट है। बजट बेसिकली है कि आपकी जेब में क्या है, कितना पैसा है, उसके हिसाब से ही आप बेसिकली, ये हम पाकिस्तानी इसको पहले देखते हैं कि हमारी जेब में कितना है और फिर हम उसको कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बजट सेक्शन इज़ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द आउटलाइन दैट फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द स्टार्टअप ऑपरेशन। स्टार्टअप आप जब भी कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें बजट जो है ना वो सबसे पहले होता है और एक क्रिटिकल कंपोनेंट की हैसियत रखता है। दिस इंक्लूड्स द स्टार्टअप कॉस्ट्स, इसमें आपको पता होता है कि इतनी कॉस्ट होगी, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होंगी, कि
कि उसको चलाने के लिए जो अखराजात होंगे, जो रेवेन्यू के प्रोजेक्शंस होंगे, जो कैश फ्लो एनालिसिस होंगे और जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी, यानी कि आपका खर्चा कितना होगा, आपकी बचत कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आपको बजट के अंदर देखनी पड़ती हैं। एंड दिस बजट शुड बी कंप्रीहेंसिव, ट्रांसपेरेंट एंड अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान आउटलाइन द प्रपोजल। तो ये जो बजट होता है आपका, ये कंप्रीहेंसिव, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल शफाफ होना चाहिए। आपके जो बिज़नेस होगा उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए, उसके प्लान को देखते हुए, उसके अखराजात को देखते हुए, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही आपका बजट होगा तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आपका जो काम है वो आपका 20,000 में स्टार्ट होना है और आपके पास बजट है 10,000 का, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका काम है 15,000 का और आप 30,000 में उसको स्टार्ट कर रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए फिर भी घाटे का सौदा है, क्योंकि आप लोगों ने बजट की जो पॉलिसीज़ हैं, बजट के जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स को आपने नहीं देखा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो बजट के अंदर आती है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्होंने ना साफ हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है कि आपने क्या करना है, एंड कंपोनेंट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव इम्पोर्टेंस। तो हमने इनकी इम्पोर्टेंस भी लिखनी है कि ये क्यों इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे मैंने एक एक लाइन में इनकी इम्पोर्टेंस भी लिखी है, आप थोड़ा सा देख लें। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको पहले बताया है, बेसिकली आपका डिफाइन कर रहा होता है पूरा पर्पस। तो क्या होता है, सेट्स द टून एंड कैप्चर्स द अटेंशन ऑफ द रीडर, इस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली आपका सबसे फर्स्ट इंप्रेशन होता है। ये क्या करता है, जो रीडर की अटेंशन होता है उसको कैप्चर करता है, और अगर इसने कैप्चर कर लिया तो उसके बाद रीडर आपकी पूरी चीज़ को पढ़ेगा। उसके बाद आपको जो है वो बेसिकली, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसकी एग्जांपल आपको सिंपल देता हूँ। जो इंडिया में एक वो शार्क टैंक के नाम से आपको याद हो, एक अभी भी शो लगता है, ठीक है। उसमें बेसिक लोग आते हैं, अपना प्रपोजल देते हैं और बताते हैं कि ये मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। साथ में अपना सैंपल भी देते हैं कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, ये मैं काम करना चाहता हूँ, इस तरह से मैं करूँगा, ठीक है, मुझे इतनी बजट रिक्वायर्ड है। फिर वो जो आगे बैठे होते हैं उनके जजेस, वो क्या करते हैं, उस प्रपोजल को देखते हैं, और देखने में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है इंट्रोडक्शन, कि वो प्रपोजल जो है वो किस चीज़ पे बेस कर रहा है, क्या काम है, कैसे कर रहा है, और उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो अगर अच्छा पड़ जाता है, तो वो लोग आपके सामने, आपने देखा हो अगर किसी ने, तो वो लाखों के, मिलियंस में वो वहाँ पे देना पसंद करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं और वो काम आगे स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये चीज़ पूरी वही डिपेंड करती है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेता है जज देखता है, फिर उसकी वो चीज़ें देखता है कि ये काम कैसे हो रहा है, फिर वो ये देखता है कि प्रोडक्ट कैसा है, फिर वो ये देखता है कि ये आगे कैसे चलेगा, लोगों तक कैसे पहुंचेगा, फिर वो ये देखता है कि इस पे बजट कितना होगा, और ये सारी चीज़ें वो जो प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है उसके अंदर लिखी हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको पहले बताया है, ये पर्पस और डायरेक्शन और सक्सेस क्राइटेरिया जितना भी होता है उसको बताता है कि हमारा जो प्रपोजल है उसका ये पर्पस है, उसकी ये डायरेक्शन, इस तरह हम उसको लेके चलेंगे, उसका सक्सेस क्राइटेरिया कुछ इस तरह से होगा, हम इस तरह से स्टार्टअप कर रहे हैं और हमारा जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह से है। तो ये ऑब्जेक्टिव के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह रिसोर्सेज हैं, तो हाईलाइट्स द यूनिक स्ट्रेंथ एंड एसेट्स ऑफ द स्टार्टअप, ठीक है। रिसोर्सेज जो होते हैं, आप अगर एक अच्छे रिसोर्सेज से स्टार्ट करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। लाइक अगर आपने एक यार कॉफ़ी शॉप भी बनाई है और वो एक ऐसी जगह पे बना हो जहाँ पे स्टूडेंट्स का या जहाँ पे रश हो, और आपके वहाँ पे जो लगा हुआ है ना कॉफ़ी स्टॉल, वो भी ऐसा हो कि लाइक लुकिंग प्रोफेशनल, ठीक है। तो उससे आपको क्या होता है कि जो आपका स्टार्टअप होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में जाता है, ठीक है, और उससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलते हैं और पोटेंशियल सक्सेस भी मिलती है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली रिसोर्सेज। उसके बाद जो मेथड होता है और इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेथड और इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो होता है बेसिकली यही अगली चीज़ हम जैसे बात कर रहे थे कि आपने उस चीज़ को लेके कैसे चलना, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप उसको आगे लोगों तक प्रैक्टिकली कैसे पहुंचाओगे, आपका इम्प्लीमेंटेशन प्लान जितना भी आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो स्टार्टअप विजन होती है वो इसको रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद होता है बजट। बजट आपको पहले बताया है कि जितनी जेब भारी होगी उतना आप बजट रख सकते हो और उतना अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हो, लेकिन उसको भी आपने देखना होता है कि इसकी नीड्स है या नहीं है, ठीक है। उसकी ट्रांसपेरेंसी देखनी होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी देखनी होती है, सारी चीज़ें देख के आप करते हो, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसको आप कैसे लिखोगे, गौर से सुनना है आपने। इसको लिखना ऐसे है कि जैसे मैं ये ऊपर लिखा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे आपने एंड पे ना
थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, यहीं पे आप लिख सकते हो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, नीचे वाली लाइंस आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव जो है इसको आपने यहाँ पे लिख देना है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस लिख देनी, ठीक है। इसी तरह रिसोर्सेज की, इसी तरह मेथड और बजट की भी, ये जो अलग से मैं बनाई है ये आप अलग से ना बनाएं, ठीक है, वहीं पे उनके नीचे ही लिख दें, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ आप हेडिंग ना भी दें, जस्ट ये लिखते जाएं इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और आगे इस तरह से फुल स्टॉप ये सेमीकोलंस लगा के आप आगे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब इस सेकंड क्वेश्चन को आपने एम सेम टू सेम नहीं लिखना, ठीक है, सेम टू सेम लिखोगे आपको मार्क्स कम मिलेंगे, ठीक है। आपने इसमें चेंजिंग करनी है, अपनी वर्डिंग में करना है इसको, लास्ट में आपको मार्क्स इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक पॉइंट के आपको 2 मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। जितने पॉइंट्स अच्छे से लिख लोगे उतना आपको फ़ायदा है। और जो दूसरा जो मैंने आपको बताया है, ये जो आपकी करेक्शन की है ना मैं, ये लाजमी आपने करनी है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी इस पॉइंट की भी और हर चीज़ की भी, और आई होप आप लोगों ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।